नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों बादरा आसपास खबरों की। तो देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट आपको बताएंगे। और आज रविवार है, मंडियों में भाव नहीं होते हैं, मौसम का मिजाज 9 अक्टूबर है। क्या खास विशेष दिवस है, इसके बारे में भी आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं किसानों की सबसे बड़ी समस्या से। एक और जहाँ किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार क्षेत्र में जारी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन डीएपी की किल्लत किसानों के लिए बड़ी चिंता का सबब बनी है। दोस्तों, किसान हमारे अन्नदाता है और उनको फसलों में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति सरकार अगर नहीं कर पाए या उसमें कोई मुश्किलात आ रही हो तो ये बहुत बड़ी चिंता का कारण दोस्तों होता है। और यही कारण है कि लगातार जो किसानों के लिए, चाहे वो सिंचाई पानी को लेकर आंदोलन हो या फसल बीमा क्लेम को लेकर आंदोलन हो, इसके लिए बाजार में सदैव सभी व्यापारी, सभी मजदूर वर्ग, टोटल आम जन किसानों की मांगों के हित में खड़ा होता है। और किसानों की मांगों की पूर्ति के लिए सबके मुंह से यही निकलता है कि सबसे पहले किसानों की चिंताएं दूर होनी चाहिए, क्योंकि किसानों की चिंताएं दूर होगी तो दोस्तों पूरे देश में अन्न का जो भंडार है वो भरा रहेगा और सभी के अन्न की आपूर्ति जो अन्नदाता किसान करते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं उसमें कोई विलंब या समस्या परेशानी उनको ना आए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डीएपी की। तो डीएपी क्यों इस वक्त इतनी भारी किल्लत है, और हमारे युवा नेता दोस्तों, उभरते किसान नेता भी हम कह सकते हैं, बजरंग साड़ ने 1 लाख डीएपी कट्टों की मांग सरकार से की है। दोस्तों, पेट्रोल रसायन विभाग भारत सरकार को एक ईमेल के माध्यम से जो पत्र लिखा है सहारण ने, उसके लिए 1 लाख डीएपी कट्टों की मांग की गई है। और इसके तहत दोस्तों अनेक अधिकारियों को इसकी प्रतिलिपि भी भेजी गई है, जिसमें मैं आपको बताऊं तो कृषि राज्य मंत्री है, जिला कलेक्टर है, कृषि उप निदेशक है, कृषि निदेशक जो सहायक कृषि निदेशक है बादरा की, उनको भी इसकी प्रतिलिपियां भेजी गई है। और मांग की गई है कि जल्द से जल्द किसानों की इस समस्याओं की का समाधान किया जाए और डीएपी की पूर्ति की जाए। तो 1 लाख कट्टे डीएपी की मांग है। दोस्तों, आखिर किस फसल में किस प्रकार की रिक्वायर्ड है किसानों की, इसको लेकर भी बजरंग साड़ ने स्पष्ट कहा है कि लगभग 18 से 20 हजार हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की बुआई होनी है। 18 से 20 हजार हेक्टेयर पर, और उसके लिए 32 हजार डीएपी कट्टों की बैग की आवश्यकता है। दोस्तों, इसके अलावा 25 से 26 हजार हेक्टेयर में सरसों फसल की बुआई होनी है, उसके लिए 40 हजार के करीब डीएपी के कट्टों की आवश्यकता है। और नहरी व बरानी क्षेत्र को मिलाकर अगर चना की फसल की बुआई की बात करें तो उसमें भी 20 हजार कट्टों की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए कुल मिलाकर 1 लाख डीएपी कट्टों की मांग बजरंग साड़ द्वारा की गई है। और इसकी पूर्ति आखिर कैसे होगी, जिले में क्या कंडीशन है दोस्तों, इसके लिए हम बात करें तो जिले में 45 हजार मीट्रिक टन डीएपी की आवश्यकता बताई गई है, जबकि जिसमें 90% तो चना, सरसों और गेहूं, मात्र इन 3 फसलों के लिए ही दोस्तों निर्धारित है 90%। बाकी 10% शेष अन्य फसलों के लिए, जबकि सरकार द्वारा पूरे सीजन के लिए ही मात्र 30 हजार मीट्रिक टन डीएपी ही आवंटित किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं 15 हजार मीट्रिक टन जो डीएपी है उसकी भारी शॉर्टेज है। और दोस्तों, ऐसे में कैसे काम चलाएंगे अगर पड़ोसी राज्य हरियाणा से महंगी दरों पर ये खरीद की जाती है, तो किसानों की कमर टूटती है। और उसमें भी दोस्तों डुप्लीकेट जो डीएपी या इस प्रकार की उर्वरक बाज़ारों में मिलती है, उससे किसानों की फसलें बर्बाद होने का भी खतरा मंडराता रहता है। इसीलिए कोई आधिकारिक
दोस्तों संस्थान से ही किसान डीएपी जैसी ज़रूरी खेतों के लिए बुआई की जो महत्ता को बढ़ाती है। दोस्तों ऐसी उर्वरक की खरीद करने का मन भी बनाते हैं और ऐसी आवश्यकता भी होती है। दोस्तों अगर बात करें डीएपी के मूल्य की तो 1350 पर बैग कट्टा निर्धारित है डीएपी का। तो क्या इसका कोई विकल्प है? दोस्तों विशेषज्ञों ने, कृषि विशेषज्ञों की अगर माने तो फास्फोरस तत्व की पूर्ति के लिए दोस्तों अन्य विकल्प है, जैसे मोनो अमोनियम फास्फेट है जो एमएपी के नाम से है और एनपी के नाम से भी है। ये दोस्तों विकल्प हो सकते हैं। और जिनका एमएपी का अगर मूल्य की बात करें तो 1470 रुपया कट्टा या प्रति बैग के हैं, अर्थात 1350 से 1470 कहीं ना कहीं 120 रुपये ज़्यादा इसके रेट है। लेकिन फिर भी किसान खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन कम से कम डीएपी एमएपी उपलब्ध तो कराए कि सरकार। ये भारी समस्या फिलहाल किसानों के लिए दोस्तों है, भारी किल्लत किसानों की चिंता का कारण है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें तो 20वां दिन है आज किसानों का फसल बीमा क्लेम को लेकर डुंगराना में जो धरना प्रदर्शन अब तक बदस्तूर जारी है, वो आखिर कब उठेगा, कब प्रशासन आकर वार्ता करेगा धरना प्रदर्शनकारियों के साथ, किसानों के साथ। बजरंग सांड के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन लगातार दोस्तों पिछले 20 दिनों से जारी है और आने वाली 20 अक्टूबर को नंगे पांव किसान उपखंड कार्यालय का घेराव करेंगे। तो वो स्थिति कैसी होगी? और वर्तमान में जो किसानों का प्रदर्शन देखा जा रहा है दोस्तों, डीएपी कभी बीज को लेकर, कभी खाद को लेकर, कभी पानी को लेकर, कभी फसल बीमा क्लेम को लेकर किसान लगातार सड़कों पर है, प्रदर्शन करने को मजबूर है। 14 सिंचाई से वंचित गांव की समस्या का भी समाधान क्या हो पाएगा? क्योंकि अभी सरकार एक प्रकार से टिकी हुई स्थिर दिखाई दे सकती है, अभी दे रही है। जैसे अशोक गहलोत सारे पचड़े से निकलकर अब उद्योगपतियों को भी आकर्षित करने में लगे हैं, उनका आदर सत्कार करने लगे हैं, जैसे अडानी का उन्होंने किया है कल। और उसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी है, बीजेपी भी तंज कस रही है। जिस प्रकार से पहले अंबानी और अडानी को ये सारे के सारे कांग्रेस के नेता गाली करते थे, उनको भला बुरा कहते थे, राहुल गांधी दोस्तों लगातार प्रहार कर रहे थे अडानी पर, जो विश्व में नंबर 2 पर फिलहाल पिछले दिनों अडानी आए हैं, उनको लेकर भी तंज कसा गया। लेकिन अब जब कल भव्य स्वागत किया गया राजस्थान में अडानी का, क्योंकि वो बहुत बड़ा 65,000 करोड़ का निवेश राजस्थान में करने जा रहे हैं, ऐसे में किसी मुख्यमंत्री द्वारा स्वागत करना लाजमी था और जमकर तारीफ की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। लेकिन उसके बाद में राहुल गांधी का भी बयान आया, वो बचाव करते दिखे अपनी सरकार का, गहलोत के फैसले का और अडानी द्वारा जो निवेश किया जा रहा है राजस्थान में उसका। वो ये कहते हुए पल्ला झाड़ रहे हैं अपने पूर्व के बयानों से कि कोई भी उद्योगपति एक एंगल से ना रहे, वो सभी राज्यों में बराबर अपने निवेश करे, कंपनियों को बढ़ावा दे, रोजगार बढ़ाए। और राजस्थान में अगर अडानी अपना निवेश करना चाहते हैं तो ये उनके लिए स्वागत है। हमने कोई इसके लिए विशेष तैयारियां नहीं की है और विशेष कंडीशन इसके लिए नहीं रखी है। अडानी आए, उनको लगा कि यहाँ राजस्थान में निवेश करना चाहिए, वो आए और गहलोत साहब ने उनका स्वागत किया। तो कुल मिला के बयान पलटना पड़ता है कई बार, क्योंकि विकास आखिर दोस्तों वहीं आकर बात ठहरती है। क्योंकि नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो पिछले 8 सालों में कैसे नरेंद्र मोदी अनवरत भारत की राजनीति में आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए 3 कारण जिम्मेवार है दोस्तों। 3 सबसे बड़े फैक्टर हम मान सकते हैं नरेंद्र मोदी की आगे बढ़ने की राह में कारगर सिद्ध होते हुए। वो क्या है? पहला, प्रथम विकास। दोस्तों विकास के एजेंडे पर नरेंद्र मोदी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा दोस्तों जो सबसे बड़ा सहायक उनके लिए जो कारगर फैक्टर है वो है राष्ट्रवाद।
राष्ट्रवाद, विकास और दोस्तों हिंदूवाद, क्योंकि हिंदूवाद भी इस सरकार में लगातार आगे बढ़ रहा है और इसी को लेकर सभी पार्टियां बीजेपी पर प्रहार कर रही है। कांग्रेस भी विशेषकर इसी को लेकर कर रही है, क्योंकि हिंदू बाहुल्य ये राष्ट्र है दोस्तों। हिंदुओं के लिए कोई योजना बनाना और इन इतने बड़े वर्ग को ध्यान में मद्देनजर रखकर किसी भी योजना को अमली जामा पहनाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कोई बहुत छोटे छोटे वर्गों के लिए भी सरकार जो योजनाएं बनाती है। तो बड़े वर्ग के लिए कोई योजना क्यों ना बनाए, कैसे ना बनाए दोस्तों। सबसे बड़ा वर्ग है वो आखिर इस देश की तरक्की में, इस विकास की राह में बराबर चलने का उसको भी पूरा पूरा हक है। तो बेशक उसका नाम हिंदू ना देकर एक वर्ग दिया जा सकता है, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई दोस्तों कोई भी सरकार, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, वो सबको समान रूप से आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध है, बाध्य है और संकल्पित है। और करना भी ऐसा ही चाहिए। किसी भी एक वर्ग की अनदेखी, उपेक्षा बिल्कुल कतई नहीं करनी चाहिए। तो अगर सबसे बड़े वर्ग को ध्यान में रखकर कुछ योजनाएं भी बनती है तो इसमें कतई कोई गलत नहीं है दोस्तों। और ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी है, आगे बढ़ने की राह में फैक्टर के रूप में उनका सहायक बनी हुई है उनकी। और यहीं से कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल पिछड़ते जा रहे हैं बीजेपी को रोकने के चक्कर में, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका बीजेपी को रोकना हिंदुत्व के खिलाफ एक मैसेज जाता है, राष्ट्रवाद के खिलाफ एक मैसेज जाता है और विकास के खिलाफ एक मैसेज जाता है। क्योंकि इन तीनों एजेंडों को एक साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है और साथ में देश की संप्रभुता, सुरक्षा को भी सुनिश्चित करते हुए एक चौथे फैक्टर के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। अब अगर अशोक गहलोत राजस्थान में विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है दोस्तों? कोई भी गलत नहीं है। अडानी यहाँ भी निवेश करे, हम सभी राजस्थानियों के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो पूर्व में जो उद्योगपतियों के लिए शब्द कहा जाता है दोस्तों, किसी भी उद्योगपतियों के लिए किसी भी पार्टी का विचार इस प्रकार से व्यक्त करना, उसको कोसना, गाली गलौज करना, उसके लिए तरह तरह की बातें कहना, किसी प्रकार के आरोप लगाना, मैं उतना ही गलत मानता हूँ। क्योंकि जब आपातकाल, किसी प्रकार से आपात स्थिति आती है, कोरोना काल को ले लीजिए, कोरोना काल में क्या नहीं किया इन उद्योगपतियों ने भारत के लिए, और कोरोना काल से उबरने में कितना योगदान इन उद्योगपतियों का भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस बीमारी से, महामारी से जूझते हुए भारत को बाहर निकालने में है। जितना सरकार का योगदान है दोस्तों, उतना ही योगदान एक प्रकार से इन उद्योगपतियों द्वारा भी रहता है। तो ऐसे में इन उद्योगपतियों को भी देश प्रेमियों की संख्या में गिना जाए, देश द्रोहियों की संख्या में नहीं। देश एक प्रकार से इनको सम्मान करना चाहिए इनका, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये अपनी काबिलियत से आगे बढ़ते हैं। अगर ये अपनी संपत्तियों में इजाफा करते हैं और सरकार इनको कोई ठेके देती है, इनको कोई जिम्मेवारियां देती है, इनमें में करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, तो इनका टैलेंट है दोस्तों, इनकी काबिलियत है, इनके पास वो संसाधन है और कंपनियों के पास संसाधन नहीं। क्या ऐसे में कोई बड़ा ठेका सरकार द्वारा छोटी कंपनियों को या छोटे कम संसाधनों के से जो युक्त कंपनियां हैं उनको दिया जा सकता है? दोस्तों, सरकार को हर तरीके से सोचना पड़ता है, और जब ऐसे उद्योगपति सरकार के लिए हर तरह से फायदेमंद साबित होते हैं तो क्यों ना इनको कोई कॉन्टैक्ट दिया जाए दोस्तों। इसके अलावा हम अन्य विकल्पों पर बात करते हैं दोस्तों। अन्य खबरों की ओर बात करें तो रामलीला समिति की तरफ से आज कलाकारों को, सहयोगियों को एक सम्मान समारोह के तहत प्रशस्ति पत्र देकर, सम्मान देकर सम्मानित किया जाएगा। जो भादरा की सबसे बड़ी रामलीला समिति है, उनका एक कार्यक्रम लुहारी वाला अतिथि सदन में आज जब आप खबर सुन रहे हैं तो उस समय ये कार्यक्रम चल रहा है, और उस कार्यक्रम में सभी कलाकारों का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर सम्मान किया जाएगा, सहयोगियों का सम्मान किया जाएगा, और एक स्नेह भोज का भी आयोजन इसमें किया जाएगा।
दोस्तों 57वां महोत्सव था, मंचन था रामलीला का। इसके अलावा 22वां दशहरा महोत्सव था, जो बहुत भव्य तरीके से कोरोना काल की 2 साल की दोस्तों विलंब, रुकावट और मुश्किलों के बाद में जब ये आयोजन हुए तो बहुत भव्य तरीके से भारी भीड़ के साथ सफलतापूर्वक संपन्न भी हुए हैं। मांगीलाल गोयल इस संस्था के अध्यक्ष है, उनकी देखरेख में ये दोनों कार्यक्रम बहुत शानदार तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। और राजू डिम्पल, ब्रजलाल स्वामी, दारा सिंह सोनी, पवन भार्गव, ये इन डायरेक्टरों के सानिध्य में सभी कलाकारों ने परफॉर्म किया, शानदार परफॉर्म किया। उधर आदर्श रामलीला कमेटी हाथीपुरा का भी आयोजन समापन हुआ और दोस्तों वहाँ भी सभी कलाकारों का सम्मान किया गया। और अनेकों ऐसी 3-4 वाल्मीकि मोहल्ले की रामलीला हो या फिर वार्ड नंबर 17-18 की रामलीला हो, पंचायत समिति स्कूल के पास बाल आदर्श रामलीला हो, सभी में ये आयोजन संपन्न हो चुके हैं और सभी कलाकारों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित किए जा चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं, आज एक बहुत बड़ी घटना हमारे आसपास क्षेत्र में हुई है। सरदार शहर के विधायक, कांग्रेस के विधायक भंवरलाल शर्मा का आकस्मिक निधन हुआ है। और दोस्तों वो लंबे अरसे से कांग्रेस में भी थे और दिग्गज नेता क्षेत्र के वो जाने जाते थे। अगर उनके बारे में मैं विस्तार से बताऊं तो दोस्तों सर्वप्रथम वो सरदार शहर से पंचायत समिति के प्रधान भी रहे, जनता दल की टिकट से वो उसके बाद में विधायक बने, भैरों सिंह शेखावत सरकार में उप सचेतक के पद पर भी रहे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कैबिनेट मंत्री भी रहे। 1993 में भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े थे लेकिन चुनाव हार गए। उसके बाद में 1997 को माफ़ कीजिएगा, वो एक बार फिर से जनता दल देवगौड़ा की टिकट से चुनाव लड़े और विधायक बने। इसके बाद 1999 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। उसके बाद में 2003 और 2008 के चुनाव में वो अशोक पिंचा से चुनाव हार चुके थे। उसके बाद में एक बार फिर 2013 और 2018 में लगातार वो विधायक बने और वर्तमान में वो कांग्रेस के विधायक थे। उनका सुपुत्र अनिल शर्मा दोस्तों गहलोत सरकार में अभी भी एक प्रकार से राज्य मंत्री का दर्जा है, उनको बोर्ड का चेयरमैन उनको बनाया हुआ है। तो ये दुख की घड़ी सरदार शहरवासियों के लिए, सभी क्षेत्रवासियों के लिए है और साफ संदेश भारत की तरफ से भी हम भी उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत शानदार एक नेता वो माने जाते थे, सरदार शहर के नहीं क्षेत्र के भी दिग्गज नेता उनको माना जाता था। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कांग्रेस की, जो चुनाव 17 अक्टूबर को होने हैं और नज़दीक आ रही है डेट और 19 अक्टूबर को रिजल्ट आना है कि कौन अध्यक्ष बनेगा कांग्रेस का। इसकी दौड़ में शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे आमने सामने डटे हुए, कोई भी कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार इसमें से नहीं है, लेकिन दोनों ही मोदी पर, नरेंद्र मोदी पर, केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए जो कांग्रेसी है उनका वोट सुनिश्चित करने में जुटे हैं और सभी कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़िया अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शशि थरूर भी लगातार कैंपेन चलाए हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके अपना वक्तव्य देते हैं किस प्रकार से वो मुखर होकर कांग्रेस की कमान संभालते हुए। कांग्रेस को चाहिए गांधी परिवार से अलग एक सशक्त मजबूत चेहरा और उसके लिए वो पर्याप्त ऐसे वो संबोधन कर रहे हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे भी जमकर प्रहार कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी पर। कहीं ना कहीं यही रामबाण होने वाला है, कांग्रेसियों का वोट लेने का एकमात्र यही तरीका है। जिस प्रकार से पाकिस्तान में चुनाव होते हैं तो भारत को कोस कर, भारत को गालियां देकर, भारत की भारतीय जनता पार्टी को गालियां देकर, नरेंद्र मोदी को गालियां देकर वहाँ पाकिस्तान में सरकार बनती है। उसी प्रकार से कांग्रेस के अगर कोई शीर्ष पद पर पहुँचेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी को कोसते हुए, उनकी योजनाओं को जो जमकर उनकी खिल्लियाँ उड़ाते हुए, उनकी आलोचना करते हुए ही इस पद पर विराजित हो सकता है। तो दोस्तों ये लगातार चुनावी कैंपेन चल रही है, देखते हैं आने वाले समय में। आज 9 अक्टूबर हो चुकी है, आने वाले समय में किसके समर्थन में कांग्रेस में माहौल बनता है। इसके अलावा दोस्तों आज 9 अक्टूबर है और आज पूर्णिमा भी है दोस्तों।
चैत्र पूर्णिमा इसको कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज अश्विन शुक्ल पक्ष की ये पूर्णिमा जो है इसको शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और आज के दिन चंद्रमा दोस्तों 16 कलाओं से पूर्ण होता है और पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। और इसके अलावा हनुमान जी महाराज की, बजरंग बली की आज जन्मोत्सव भी मनाया जाता है दोस्तों, जयंती भी मनाई जाती है। और उत्तर पूर्व में इसी महीने को मनाया जाता है दोस्तों हनुमान जी महाराज का ये त्यौहार। और लगभग हनुमान जी की आयु जो बताई जाती है दोस्तों, अलग अलग मत है, 4.32 अरब वर्ष की आयु हनुमान जी की बताई जाती है। और ये अजर अमर है और शिव जी के 11वें रुद्र अवतार के रूप में इनको पूजा जाता है। और कलयुग में सर्वश्रेष्ठ देव के रूप में विख्यात है बजरंग बली, पवन सुत हनुमान। उनकी जगह जगह कार्यक्रम आज मंदिरों में उनकी जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। और सालासर धाम में जो राजस्थान का प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, धाम है, वहाँ बड़ी संख्या में भक्तों का उमड़ना आज हनुमान महोत्सव, हनुमान जयंती का जो कार्यक्रम है इसके उपलक्ष्य में आज उनकी पूजा अर्चना का एक विशेष महत्व भी दोस्तों हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बताया जाता है। तो इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे आज 9 अक्टूबर को मौसम का मिजाज कैसा है। 27 से 28 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा। 18 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। लगभग 70 से 80% बादल आसमान में छाए रहे। 24 से 26% बादल छाए रहेंगे। टेम्परेचर रहेगा देर शाम रात्रि को। और लगभग 22 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। इसके अलावा कल 10 अक्टूबर को 23 से 25 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 26 से 28 दोपहर को, 24 से 27 देर शाम को रहेगा। इसके अलावा दोस्तों 23 से 24 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि को भी कल रहने की संभावना है। और दिन में जहाँ तक 90% बादल छाए रहेंगे, उसके बाद में 38%, फिर 15 से 20%, और रात्रि को 88 से 90% बादल आसमान में छाए रहेंगे। हल्की बूंदाबांदी की ही संभावनाएं व्यक्त की जा रही है मौसम विभाग द्वारा। लेकिन राजस्थान के कई जिलों में ज़बरदस्त बरसात के समाचार है। और जो फिलहाल मौसम बना हुआ है एक प्रकार से बरसात का, वो 2-3 दिन तक आने वाले समय में जारी रहेगा। हमारे क्षेत्र में भी बरसात की संभावनाएं बन सकती है। चक्रवात पर डिपेंड करता है ये सारा का सारा मौसम का मिजाज जो है वो। तो आज के शाम के 7 बजे में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।